नमस्कार और स्वागत है आज की इस खास बातचीत में। भारत में सत्ता का संतुलन कैसे बनता है, केंद्र और राज्यों के बीच का ये रिश्ता जो हमारे संविधान की नींव है, आखिर ये काम कैसे करता है। ये सवाल सुनने में शायद सीधा लगे, पर इसका जवाब वो उतना ही पेचीदा है। आज हम इसी जटिल रिश्ते की गहराई में उतर रहे हैं। हमारे पास भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से जुड़े कुछ अध्ययन दस्तावेज हैं और हमारा मकसद है इन स्रोतों से वो अहम जानकारियां निकालना जो हमें इस पूरे ताने बाने को समझने में मदद करें। मतलब कैसे शक्तियां बटी हैं, पैसा कैसे बहता है, कौन सी संस्थाएं इस रिश्ते को संभालती हैं और हाँ, वक्त के साथ ही रिश्ता कैसे बदला है। शायद शुरुआत करने का एक दिलचस्प तरीका हो सकता है नगर पालिका संबंध वाली बात से। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन ये बताता है कि कैसे वित्तीय मामलों में राज्य अक्सर केंद्र पर निर्भर दिखते हैं। या फिर उन खास स्थितियों पर गौर करें जब हमारी संसद राज्यों के लिए तय विषयों पर भी कानून बना सकती है। चलिए यहीं से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि काम बटा कैसे है। संविधान ने साफ तौर पर केंद्र और राज्यों के बीच जिम्मेदारियां बांटी हैं 3 सूचियों के जरिए। एक है संघ सूची, जिसमें वो विषय हैं जो पूरे देश के लिए अहम हैं, जैसे रक्षा, विदेश मामले, करेंसी, बैंकिंग वगैरह। फिर है राज्य सूची, जिसमें राज्यों के स्थानीय महत्व के मामले हैं, पुलिस, खेती, साफ सफाई, इस तरह के। और तीसरी है समवर्ती सूची। इसमें ऐसे विषय हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, जैसे शिक्षा, जंगल, शादी ब्याह। फेडरल स्ट्रक्चर का आधार है, लेकिन असली पेच आता है समवर्ती सूची में और उन विषयों में जो किसी भी सूची में नहीं है, जिन्हें हम अवशिष्ट शक्तियां या रेजिड्यूरी पावर्स कहते हैं। समवर्ती सूची में अगर मान लीजिए केंद्र और राज्य के कानून में कोई टकराव हो, तो अनुच्छेद 254 के तहत केंद्र का कानून ही मान्य होता है। ये साफ तौर पर केंद्र को ज्यादा ताकत देता है इस मामले में। और ये अवशिष्ट शक्तियां, मतलब वो मुद्दे जो संविधान बनाते समय शायद सोचे नहीं गए या किसी सूची में डाले नहीं गए। हाँ, वो सारी शक्तियां संसद के पास हैं, यानी केंद्र के पास। ये व्यवस्था हमने कनाडा से अपनाई है और ये भारत सरकार अधिनियम 1935 से अलग है। उस समय ये शक्तियां गवर्नर जनरल के पास थीं। अच्छा, 1935 में गवर्नर जनरल के पास थी। जी, और इसमें ऐसे टैक्स लगाने की शक्ति भी शामिल है जिनका जिक्र किसी सूची में नहीं है। कई जानकार मानते हैं कि इन अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास होना भारत के शासन व्यवस्था के एकात्मक चरित्र यानी झुकाव केंद्र की तरफ होने का एक और सबूत है। एकात्मक चरित्र। हाँ, ये मजबूत केंद्र की सोच को दिखाता है, जिसकी बात बाद में सरकार या आयोग ने भी दोहराई। संविधान के अनुच्छेद 245 और 246 ही इस पूरे शक्ति वितरण के खेल के नियम तय करते हैं एक तरह से। ठीक है, तो ये तो हुई शक्तियों के बंटवारे की बात। हाँ। लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा था, कई ऐसी स्थितियां हैं जब केंद्र वो राज्य सूची के विषयों में भी दखल दे सकता है। हाँ। ये कौन सी खास परिस्थितियां हैं? हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहीं पर संघीय संतुलन का असली टेस्ट होता है। संविधान कुछ विशेष परिस्थितियों में संसद को राज्य सूची पर कानून बनाने की इजाजत देता है। जैसे कि क्या है वो स्थितियां? देखिए, सबसे पहली और अनोखी स्थिति है राष्ट्रीय हित में। अगर राज्यसभा, जिसे राज्यों की प्रतिनिधि सभा माना जाता है, अपने मौजूद और वोट देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से, ये बहुत जरूरी है, 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास कर दे कि देशहित में किसी राज्य सूची के विषय पर कानून बनाना जरूरी है। अच्छा, राज्यसभा प्रस्ताव पास करे। हाँ, तो संसद वो कानून बना सकती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि राज्यसभा खुद कानून नहीं बनाती, वो सिर्फ संसद को अधिकार देती है। ये राज्यसभा की एक खास यूनिक पावर है। अच्छा, ये तो एक हुई। और दूसरी स्थिति है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। जब देश में इमरजेंसी लगी हो, तो संसद बेझिझक राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। तीसरी, अगर किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौते को लागू करना हो, तो संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय संधि के लिए? जी हाँ, और इसके लिए राज्यों की सहमति लेना भी जरूरी नहीं है। ये केंद्र की विदेश नीति संबंधी शक्तियों को दिखाता है। और राष्ट्रपति शासन के समय? हाँ, बिल्कुल। जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हो, यानी राज्य सरकार भंग हो, तब उस राज्य के लिए कानून बनाने की शक्ति संसद के पास आ जाती है। और एक और स्थिति है, अगर 2 या उससे ज्यादा राज्य खुद मिलकर संसद से अनुरोध करें कि उनके लिए राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना दिया जाए, तो संसद ऐसा कर सकती है। अच्छा, अगर राज्य खुद कहें? जी, लेकिन वो कानून फिर उन्हीं राज्यों पर लागू होगा जिन्होंने अनुरोध किया था।
तो इन सब प्रावधानों का मतलब क्या निकलता है? एक तरफ तो हम शक्तियों के बंटवारे की बात कर रहे हैं जो संघवाद दिखाता है, दूसरी तरफ ये सारी स्थितियां, ये तो केंद्र को ज्यादा ताकतवर बनाती दिखती हैं। बिल्कुल, यही भारतीय संघवाद की खासियत भी है और जटिलता भी। ये प्रावधान दिखाते हैं कि हमारा संविधान पूरी तरह से न तो संघीय है न एकात्मक। इसमें दोनों के तत्व हैं, पर हाँ, झुकाव साफ तौर पर एक मजबूत केंद्र की तरफ है। खासकर वो अंतर्राष्ट्रीय संधियों वाला मामला या राष्ट्रीय हित में कानून बनाने की शक्ति, ये केंद्र की विधायी सर्वोच्चता को मजबूती से स्थापित करती हैं। चलिए अब जरा पैसों की बात करते हैं। कहते हैं ना, जहां पैसा वहां ताकत। तो केंद्र और राज्यों के बीच ये वित्तीय रिश्ते कैसे हैं? आपने शुरू में नगर पालिका संबंध का जिक्र किया था, उसे थोड़ा और समझाएंगे? हाँ, वो नगरपालिका संबंध वाली बात थोड़ी चुभने वाली लग सकती है, पर वो एक हकीकत बयां करती है। इसे ऐसे समझे, जैसे एक शहर का नगर निगम या म्यूनिसिपैलिटी बड़े विकास कार्यों के लिए, मान लीजिए कोई फ्लाईओवर बनाना है या अस्पताल, तो अक्सर राज्य सरकार से मिलने वाले फंड पर निर्भर रहता है। हाँ, ठीक है। कुछ वैसी ही स्थिति कई मामलों में राज्यों की केंद्र के प्रति हो जाती है। ज्यादातर बड़े और लचीले टैक्स, मतलब जिनसे ज्यादा कमाई हो सकती है, वो उगाहने के स्रोत केंद्र के पास है। तो राज्य अपनी जरूरतों और विकास योजनाओं के लिए काफी हद तक केंद्र से मिलने वाले अनुदानों यानी ग्रांट्स और करों में हिस्से यानी टैक्स डेवल्यूशन पर निर्भर रहते हैं। तो ये निर्भरता काम कैसे करती है? मतलब कौन से टैक्स केंद्र लगाता है, कौन से राज्य, और ये बंटवारा कैसे होता है? देखिए, संविधान में इसका पूरा खाका खींचा गया है। हालांकि ये काफी जटिल है। मोटे तौर पर समझे तो कुछ प्रमुख टैक्स हैं जो केंद्र लगाता और वसूलता है, और फिर वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर उसे राज्यों के साथ बांटा जाता है। जैसे इनकम टैक्स, हाँ, खेती से होने वाली आय को छोड़कर, और केंद्रीय एक्साइज ड्यूटी। फिर कुछ टैक्स केंद्र लगाता है लेकिन उन्हें राज्य वसूलते हैं और इस्तेमाल करते हैं, जैसे स्टाम्प ड्यूटी। अच्छा, स्टैम्प ड्यूटी राज्य वसूलते हैं। हाँ, कुछ टैक्स केंद्र लगाता और वसूलता है लेकिन उनकी पूरी कमाई राज्यों को दे दी जाती है, जैसे रेलवे के किराए भाड़े पर लगने वाला टैक्स। फिर कुछ टैक्स पूरी तरह से केंद्र के होते हैं, जैसे कस्टम ड्यूटी यानी सीमा शुल्क। और राज्यों के अपने टैक्स? हाँ, राज्यों के भी अपने टैक्स हैं, जैसे बिक्री कर, जो अब काफी हद तक जीएसटी में समाहित हो गया है, और खासकर शराब पर लगने वाला टैक्स, ये राज्यों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और क्या आपातकाल में इस बंटवारे पर असर पड़ता है? हाँ, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति आदेश जारी करके केंद्र और राज्यों के बीच ये जो राजस्व बंटवारे के संवैधानिक प्रावधान है, उनको बदल सकते हैं या निलंबित कर सकते हैं। ये केंद्र को और ज्यादा वित्तीय नियंत्रण दे देता है उस समय। दिलचस्प बात यह है कि ये राजस्व बंटवारे की पूरी योजना जो है, ये काफी हद तक 1935 के भारत सरकार अधिनियम पर आधारित है। अच्छा, 1935 वाले एक्ट पर? जी हाँ, और एक और अहम बात, राज्य सीधे विदेशों से कर्ज नहीं ले सकते, उन्हें देश के भीतर ही कर्ज लेना होता है, और अगर केंद्र का कोई पुराना कर्ज बकाया है तो नया कर्ज लेने से पहले केंद्र की सहमति जरूरी होती है। ओहो, तो ये सब मिलकर राज्यों की वित्तीय स्वायत्ता को सीमित करता है। बिल्कुल, ये सब चीजें मिलकर राज्यों की वित्तीय स्वतंत्रता को कम करती हैं। तो ये तो वित्तीय निर्भरता है, ये एक बड़ा मुद्दा है। क्या इसी वजह से राज्य ज्यादा अधिकारों या संसाधनों की मांग करते रहते हैं? बिल्कुल, राज्यों के पास अपने खर्चे पूरे करने और विकास की जरूरतों को पूरा करने के लिए जब पर्याप्त वित्तीय साधन नहीं होते, तो ये केंद्र राज्य संबंधों में तनाव का एक मुख्य कारण बन जाता है, और इसी वजह से समय समय पर इन संबंधों की समीक्षा और उनमें सुधार की मांग उठती रही है। तो इस समीक्षा और समन्वय के लिए क्या कोई संस्थाएं या व्यवस्थाएं बनाई गई हैं? मतलब कोई मैकेनिज्म है? हाँ, बिल्कुल है। संविधान और कानूनों ने कुछ संस्थाएं बनाई हैं जो केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय और सहयोग बढ़ाने का काम करती हैं, जैसे अंतर्राज्य परिषद यानी इंटरस्टेट काउंसिल। ये अनुच्छेद 263 के तहत बनी एक संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक? जी हाँ, संवैधानिक। इसका काम राज्यों के आपसी विवादों को सुलझाना और साझा हितों पर चर्चा करना है। फिर क्षेत्रीय परिषदें हैं, जोनल काउंसिल्स, जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत बनी और राज्यों के बीच आपसी सहयोग को बढ़ावा देती हैं। अच्छा। इनके अलावा राष्ट्रीय विकास परिषद है, हालांकि अब नीति आयोग के आने से इसकी भूमिका काफी बदल गई है। वित्त आयोग है, जो हर 5 साल में टैक्स बंटवारे का फॉर्मूला सुझाता है, और हमारी एकीकृत न्यायपालिका और अखिल भारतीय सेवाएं जैसे IAS, IPS, ये भी कहीं न कहीं केंद्र और राज्यों को जोड़ने का काम करती हैं।
और वो समितियां जिनका आपने जिक्र किया था, जिन्होंने इन रिश्तों की समीक्षा की, कौन सी थी वो? हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण है। कई समितियां बनी, लेकिन कुछ खास है। सबसे पहले 1969 में तमिलनाडु सरकार ने राजमन्नार समिति बनाई थी। तमिलनाडु सरकार ने, केंद्र ने नहीं? नहीं, तमिलनाडु सरकार ने। और इसकी सिफारिशें काफी क्रांतिकारी थीं, मतलब रेडिकल। उन्होंने तो राज्यपाल का पद ही खत्म करने, IAS-IPS जैसी अखिल भारतीय सेवाओं को हटाने, एक स्थायी वित्त आयोग बनाने और राज्यों को ज्यादा टैक्स हिस्सा देने की बात कही थी, ताकि वो केंद्र पर कम निर्भर रहें। अरे बाप रे, ये तो काफी बड़े सुझाव थे। क्या केंद्र सरकार ने भी कोई पहल की इस दिशा में? हाँ, केंद्र सरकार ने 1983 में न्यायमूर्ति RS सरकारिया की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया, जिसे हम सरकारिया आयोग के नाम से जानते हैं। हाँ, सरकारिया आयोग सुना है। जी, इसके सदस्य B शिवरमन और डॉक्टर SR सेन थे। इस आयोग का नजरिया राजमन्नार समिति से काफी अलग था, थोड़ा ज्यादा संतुलित कह सकते हैं। उन्होंने माना कि देश की एकता और अखंडता के लिए एक मजबूत केंद्र जरूरी है, इसलिए उन्होंने केंद्र की शक्तियों में भारी कटौती की मांग खारिज कर दी। तो उन्होंने मजबूत केंद्र का समर्थन किया। हाँ, लेकिन उन्होंने सुधारों की बात जरूर की। जैसे उन्होंने कहा कि राज्यपाल राज्य के बाहर का निष्पक्ष व्यक्ति होना चाहिए, जिसका हाल की राजनीति से सीधा वास्ता न रहा हो। उन्होंने योजना आयोग, जो अब नीति आयोग है, और वित्त आयोग के बीच बेहतर तालमेल की भी सिफारिश की। और हाल के वर्षों में कोई और समिति? हाँ, 2007 में केंद्र सरकार ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में एक और आयोग बनाया, पुंछी आयोग। इसने भी केंद्र राज्य संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर गौर किया। इसकी एक अहम सिफारिश थी कि राज्यपाल जिन विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखते हैं, उनका निपटारा 6 महीने के अंदर हो जाना चाहिए। 6 महीने की समय सीमा। अच्छा, इन आयोगों के अलावा क्या कोई और महत्वपूर्ण घटना या फैसला है जिसने इन रिश्तों पर असर डाला हो? हाँ, बिल्कुल। SR बोम्मई बनाम भारत संघ का जो 1994 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाँ, बोम्मई केस। इस फैसले ने अनुच्छेद 356 यानी राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने की केंद्र की शक्ति के मनमाने इस्तेमाल पर काफी हद तक रोक लगाई। कोर्ट ने साफ कहा कि किसी सरकार के बहुमत का फैसला विधानसभा के फ्लोर पर होना चाहिए, राजभवन में नहीं। इसने राज्यों की सरकारों को एक तरह की सुरक्षा दी है। ये जानना भी जरूरी है शायद कि कुछ समितियां जिनका नाम आता है वो केंद्र राज्य संबंधों के लिए नहीं बनी थी, जैसे इंद्रजीत गुप्ता समिति, वो तो चुनावी फंडिंग के लिए थी। हाँ, और सोली सोराबजी समिति पुलिस सुधारों के लिए थी। सही। तो फोकस बनाए रखना जरूरी है कि कौन सी समिति किस लिए थी। बिल्कुल। अब एक आखिरी पहलू कराते हैं, इन रिश्तों की बदलती प्रकृति पर। एक विचार अक्सर सुनने में आता है कि भारतीय संघवाद सहयोगी संघवाद यानी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म से सौदेबाजी वाले संघवाद यानी बार्गेनिंग फेडरलिज्म की ओर बढ़ रहा है। इसका क्या मतलब है? हाँ, ये एक दिलचस्प और आजकल काफी चर्चित बहस है। देखिए, सहयोगी संघवाद का मतलब है कि केंद्र और राज्य एक टीम की तरह काम करें, कंधे से कंधा मिलाकर आपसी सहयोग से मिल बैठकर समस्याएं सुलझाएं। इसमें क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल संबंध ज्यादा मजबूत होते हैं। ठीक है, टीम वर्क जैसा। हाँ, और सौदेबाजी वाला संघवाद थोड़ा अलग है। इसमें राज्य अपनी जरूरतों के लिए, चाहे वो ज्यादा फंड हो या ज्यादा स्वायत्तता, केंद्र के साथ मोल भाव करते हैं, बार्गेनिंग करते नजर आते हैं। ये संबंध ज्यादा लंबवत यानी वर्टिकल होते हैं, और ऐसा माना जाता है कि 1990 के दशक के आर्थिक सुधारों और साथ ही क्षेत्रीय दलों के उभार के बाद ये सौदेबाजी वाली प्रवृत्ति बढ़ी है। तो क्या ये बदलाव वाकई हो रहा है, और क्या इसका कारण सिर्फ वो अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास होना है जैसा कुछ लोग कहते हैं? देखिए, बदलाव तो हो रहा है, ये काफी हद तक सही है। संघवाद का स्वरूप स्थिर नहीं है, वो बदल रहा है। और हाँ, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं, ये भी सच है। लेकिन सिर्फ अवशिष्ट शक्तियों के कारण ही ये बदलाव आ रहा है, ऐसा कहना शायद थोड़ी सरलीकरण होगा। अच्छा। इसके पीछे कई और कारण हैं। राज्यों की बढ़ती हुई आकांक्षाएं हैं, क्षेत्रीय दलों का प्रभाव बढ़ा है, आर्थिक उदारीकरण के बाद राज्यों के बीच विकास को लेकर एक होड़ सी मची है। ठीक है। और बेशक संवैधानिक प्रावधान तो है ही, साथ में परंपराएं, न्यायिक व्याख्याएं, बातचीत के जो तंत्र हैं, और राजनीतिक समीकरण भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो कई सारे फैक्टर्स हैं। जी हाँ, कई फैक्टर्स मिलकर इस बदलाव को ड्राइव कर रहे हैं।
तो आज की इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या निकाल सकते हैं हम? हमने काफी कुछ कवर किया, शक्तियों के बंटवारे से लेकर पैसों तक, समितियों से लेकर बदलते डायनामिक्स तक। हाँ, निचोड़ यही है कि भारत का संघीय ढांचा एक बहुत ही अनूठा और लगातार विकसित होने वाला मॉडल है। इसमें कोई शक नहीं कि एक मजबूत केंद्र की तरफ झुकाव साफ तौर पर दिखता है, चाहे वो विधायी शक्तियों का मामला हो जैसा हमने देखा, या फिर वित्तीय संसाधनों का नियंत्रण हो। संविधान ने बंटवारा तो किया है, सूचियां बनाई हैं, लेकिन कई ऐसे रास्ते भी छोड़े हैं जिनसे केंद्र जरूरत पड़ने पर या कई बार शायद जरूरत न पड़ने पर भी राज्यों के दायरे में दखल दे सकता है। और राज्यों की वित्तीय निर्भरता वो एक स्थायी मुद्दा रही है, जिससे वो नगरपालिका संबंध वाली स्थिति बनती है जिसका आपने जिक्र किया था। और राजमन्नार, सरकारिया, पुंछी जैसे आयोगों की सिफारिशों ने इस पूरी बहस को, इस संवाद को दिशा देने की कोशिश जरूर की है, भले ही उनकी सारी बातें मानी ना गई हों। और एसआर बॉम्बे जैसे अदालती फैसलों ने भी संतुलन साधने में अपनी भूमिका निभाई है। बिल्कुल, इस संतुलन या कई बार कहें असंतुलन को समझना ही भारतीय राजनीति, शासन और नीति निर्माण को समझने की कुंजी है। ये कोई स्थिर रिश्ता नहीं है, यह हमेशा बदलता रहता है। इसमें सहयोग भी है, टकराव भी है और सौदेबाजी भी चलती रहती है। और अंत में एक सवाल छोड़ जाते हैं अपने श्रोताओं के सोचने के लिए। अगर हम ये मान लें कि सौदेबाजी वाले संघवाद का दौर चल रहा है और राज्य लगातार अधिक वित्तीय स्वायत्तता और संसाधनों की मांग कर रहे हैं, जैसा कि दिखता भी है, तो भविष्य में केंद्र और राज्यों के बीच के इस तनाव को, इस खिंचाव को कम करने और सहयोग को बेहतर बनाने के लिए किन नए तरीकों, नई संस्थाओं या शायद कुछ संवैधानिक बदलावों की जरूरत पड़ सकती है? क्या हमें पुराने आयोगों की धूल झाड़कर उनकी कुछ सिफारिशों पर, जैसे शायद स्थायी वित्तीय आयोग या टैक्स बंटवारे का कोई नया फॉर्मूला, उस पर फिर से गौर करना होगा, या फिर हमें बिल्कुल नए समाधान खोजने होंगे? इस पर सोचना जरूरी है। नमस्कार, और इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आज हम भारत के संघीय ढांचे की एक बहुत अहम कड़ी पर बात करने वाले हैं। जी, केंद्र और राज्यों के आपसी रिश्ते और हाँ, राज्यों के बीच के संबंध भी। बिल्कुल, खासतौर पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये रिश्ते ठीक से कैसे चले, और इसमें अंतर्राज्यीय परिषद यानी इंटरस्टेट काउंसिल और ये जो क्षेत्रीय परिषदें हैं, जोनल काउंसिल्स, इनका क्या रोल है? सही कहा। देखिए, भारत इतना बड़ा और विविध देश है, तो जाहिर है अलग अलग सरकारों के बीच तालमेल और सहयोग कितना जरूरी है। आज हम इसी पर गौर करेंगे कि हमारा संविधान और कानून इसके लिए क्या व्यवस्था करते हैं। हाँ, और ये सिर्फ कोई प्रशासनिक ढांचे की बात नहीं है ना? बिल्कुल, ये तो देश की एकता और विकास से जुड़ा हुआ मामला है। बिल्कुल। और देखिए, हमारी इस पड़ताल का जो आधार है वो भारतीय संविधान और राज व्यवस्था से जुड़े कुछ दस्तावेज हैं, कुछ सवाल जवाब हैं जो अक्सर कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में भी आते हैं। हाँ, तो हम कोशिश करेंगे कि तथ्यों और प्रक्रियाओं पर ही रहें, लेकिन बातचीत थोड़ी सहज हो, मतलब क्लासरूम लेक्चर जैसी न लगे। यही कोशिश है। हमारा लक्ष्य है कि इन संस्थाओं के पीछे की सोच क्या थी, ये काम कैसे करती हैं, इनकी अहमियत क्या है, और शायद इनकी कुछ सीमाएं भी होंगी, उन्हें आसान भाषा में समझें। जी, और ये जानना कि आखिर ये संस्थाएं भारत के संघीय ताने बाने को, फेडरल स्ट्रक्चर को मजबूत करने में कैसे मदद करती हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बुनियाद को पकड़ते हैं। शक्तियों का बंटवारा, संविधान की 7वीं अनुसूची। हाँ, बिल्कुल। वो केंद्र और राज्यों के बीच कामकाज का दायरा तय करती है। संघ सूची, राज्य सूची और वो समवर्ती सूची भी। यहीं से तो सारी कहानी शुरू होती है, सहयोग और समन्वय की जरूरत की। सही कहा। हमारे स्रोत भी यही बताते हैं कि कुछ अहम मुद्दे तो पूरी तरह से केंद्र के दायरे में हैं, मतलब उन पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद का है। जैसे राज्यों के बीच व्यापार और वाणिज्य, मतलब इंटरस्टेट ट्रेड, या फिर एक राज्य से दूसरे राज्य में लोगों का आना जाना, जिसे इंटरस्टेट माइग्रेशन कहते हैं। अच्छा। और हाँ, कंपनियों से वसूला जाने वाला कॉर्पोरेशन टैक्स भी संघ सूची में है। और एक दिलचस्प बात यह भी है कि अगर किसी बीमारी को फैलने से रोकना हो राज्यों के बीच, मतलब इंटरस्टेट क्वारंटाइन, तो वो नियम बनाने का अधिकार भी केंद्र का ही है। जी हाँ, ये बंटवारा काफी साफ है, लेकिन बहुत से ऐसे मुद्दे होते हैं जहां राज्यों को आपस में या फिर केंद्र के साथ मिलकर काम करना पड़ता है। और यहीं पर मुझे लगता है अंतर्राज्यीय परिषद यानी इंटरस्टेट काउंसिल की भूमिका आती है। ये है क्या असल में? देखिए, ये कोई साधारण संस्था नहीं है, ये एक संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक मतलब संविधान में इसका जिक्र है? हाँ, बिल्कुल, सीधे संविधान के अनुच्छेद 263 में। ये अनुच्छेद राष्ट्रपति को अधिकार देता है कि अगर उन्हें लगे कि जनहित में जरूरी है
तो वो ऐसी एक परिषद बना सकते हैं। अच्छा, तो संविधान बनाने वालों ने पहले ही सोच लिया था कि आगे चलकर राज्यों के बीच तालमेल के लिए एक ऐसे मंच की जरूरत पड़ेगी? कह सकते हैं उन्होंने ये संभावना देख ली थी। तो ये सोच हकीकत कब बनी? मतलब ये काउंसिल बनी कब और किसने सिफारिश की थी इसे बनाने की? इसे पहली बार बनाया गया मई 1990 में। 1990 में? जी, और इसके पीछे सरकारिया आयोग की एक बहुत अहम सिफारिश थी। ये आयोग केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए ही बना था। हाँ, सरकारी आयोग सुना है। तो आयोग ने महसूस किया कि एक स्थायी मंच होना चाहिए और फिर 1990 में उस समय वीपी सिंह की सरकार थी, जनता दल की, उन्होंने इसे स्थापित किया। तो ये संवैधानिक संस्था है, सरकारियां आयोग की सिफारिश पर बनी। लेकिन इसका काम क्या है? क्या ये राज्यों के झगड़े सुलझाती है, कोर्ट की तरह? नहीं, यहीं पर एक जरूरी बात समझनी है। आईएससी की भूमिका मुख्य रूप से सलाहकारी है, सिफारिश करने वाली। ये कोई कोर्ट या ट्रिब्यूनल नहीं है। अच्छा, सलाहकारी। हाँ, इसका काम है, पहला, अगर राज्यों के बीच कोई विवाद उठ जाए तो उसकी जांच करना और उस पर सलाह देना। दूसरा, ऐसे विषय जिन पर केंद्र और राज्यों का या कई राज्यों का साझा हित जुड़ा हो, उन पर विचार विमर्श करना। ठीक है। और तीसरा, सबसे अहम, इन साझा हितों से जुड़ी नीतियों और काम में बेहतर तालमेल कैसे हो, इस पर सिफारिशें देना। तो मतलब फोकस सहयोग बढ़ाने पे है। बिल्कुल। कुल मिलाकर मकसद है हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को, यानी केंद्र राज्य संतुलन और सहयोग को मजबूत करना। सलाहकारी भूमिका, इसका मतलब ये बातचीत और आम सहमति बनाने पर जोर देती होगी, बजाय कि कोई हुक्म चलाने के। हाँ, कह सकते हैं। शायद भारत जैसी विविधता के लिए ये ज्यादा सही तरीका भी है। अच्छा, तो इसमें होता कौन कौन है? मतलब कौन लोग बैठते हैं इस परिषद की मीटिंग में? इसकी बनावट ही इसकी अहमियत दिखाती है। इसके अध्यक्ष होते हैं खुद प्रधानमंत्री। ओह, प्रधानमंत्री। जी। सदस्यों में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, फिर जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाएं हैं जैसे दिल्ली, पुदुचेरी, उनके मुख्यमंत्री, और बाकी यूटीज के। बाकी केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक। और इनके अलावा प्रधानमंत्री 6 केंद्रीय कैबिनेट मंत्रियों को नामित करते हैं, जिनमें गृह मंत्री का होना जरूरी है। बाप रे, ये तो वाकई देश के शीर्ष नेतृत्व का जमावड़ा है। हाँ, इसीलिए इसकी बैठकों का वजन होता है। सुना है इसकी मदद के लिए कोई स्टैंडिंग कमेटी, कोई स्थायी समिति भी है? बिल्कुल सही। देखिए, परिषद की बैठकें तो रोज नहीं हो सकती। हाँ, जाहिर है। तो इसके काम को लगातार आगे बढ़ाने के लिए, मुद्दों पर पहले होमवर्क करने के लिए एक स्थायी समिति यानी स्टैंडिंग कमेटी है। और उसका अध्यक्ष कौन होता है? इस स्थायी समिति की अध्यक्षता करते हैं केंद्रीय गृह मंत्री। ये समिति एक तरह से परिषद के लिए एजेंडा तैयार करने और फॉलो अप का काम करती है। समझ गया। ये सब तो ठीक है, लेकिन एक बहुत बड़ा मुद्दा जो अक्सर राज्यों के बीच तनाव की वजह बनता है, वो है नदियों के पानी का बंटवारा। क्या इंटरस्टेट काउंसिल इन विवादों को भी देखती है? नहीं, और ये एक बहुत ही जरूरी फर्क है जिसे समझना होगा। आईएससी जो है वो अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों का निपटारा, मतलब उनका एडजुडिकेशन नहीं करती है। अच्छा, तो फिर वो कैसे हल होते हैं? उसके लिए संविधान में एक अलग व्यवस्था है, अनुच्छेद 262। अनुच्छेद 262? हाँ, ये अनुच्छेद संसद को शक्ति देता है कि वो कानून बनाकर ऐसे विवादों के निपटारे के लिए खास इंतजाम करे, और इसमें खास ट्रिब्यूनल मतलब न्यायाधिकरण बनाना शामिल है। ओह, तो पानी के झगड़ों के लिए अलग रास्ता बनाया गया है संविधान में। एकदम सही। यानी आईएससी का काम सलाह मशवरा और समन्वय तक ही है, पानी के मामले में कानूनी फैसला देना नहीं। बिल्कुल। और संसद ने अनुच्छेद 262 के तहत कानून बनाए भी हैं, जैसे रिवर बोर्ड्स एक्ट 1956 है और इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट 1956। अच्छा। इन्हीं कानूनों के तहत फिर अलग अलग नदी विवादों के लिए जरूरत पड़ने पर ट्रिब्यूनल बनाए जाते हैं, और उन ट्रिब्यूनल्स का फैसला कानूनी रूप से बाध्यकारी होता है। ये तो हुई राष्ट्रीय स्तर की परिषद की बात, लेकिन भारत इतना बड़ा देश है, अलग अलग इलाके हैं, क्या क्षेत्रीय स्तर पर भी राज्यों के बीच सहयोग के लिए कोई व्यवस्था है? हाँ, बिल्कुल है। और यहीं पर आती हैं क्षेत्रीय परिषदें यानी जोनल काउंसिल्स। जोनल काउंसिल्स? जी। लेकिन यहाँ आईएससी और जेडसी में एक बुनियादी फर्क याद रखना जरूरी है। वो क्या? जहाँ आईएससी संवैधानिक है, यानी संविधान से बनी है, वहीं ये क्षेत्रीय परिषदें संवैधानिक नहीं है। अरे, संवैधानिक नहीं है? तो फिर ये कैसे बनी? इन्हें संसद ने एक कानून बनाकर स्थापित किया था। वो कानून था
राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। अच्छा, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, जब राज्य दोबारा बन रहे थे भाषा के आधार पर। हाँ, बिल्कुल। उसी समय ये महसूस किया गया कि राज्यों को अगर भौगोलिक आधार पर कुछ ग्रुप्स में, मतलब जोन्स में बांट दिया जाए तो उनके बीच सहयोग बढ़ाने के लिए एक मंच मिल जाएगा। दिलचस्प। और ये आइडिया किसका था? कहते हैं कि इसका सुझाव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। तो ये संवैधानिक नहीं बल्कि वैधानिक निकाय हैं। स्टैट्यूटरी बॉडीज, मतलब कानून द्वारा स्थापित। समझ गया। कानून से बनी है, संविधान से नहीं। और इनका काम क्या है? क्या ये भी आईएससी की तरह सलाहकारी हैं? हाँ, मुख्य रूप से ये भी सलाहकारी निकाय ही हैं। इनका मकसद है अपने अपने क्षेत्र यानी जोन के राज्यों के बीच आपसी सहयोग और एकता को बढ़ावा देना। किस तरह के मुद्दों पर बात होती है इनमें? ये ऐसे मुद्दों पर विचार विमर्श के लिए एक मंच देती हैं जिनका असर एक से ज्यादा राज्यों पर पड़ता हो। जैसे मान लीजिए सीमा को लेकर कोई विवाद है, या भाषाई अल्पसंख्यकों के मुद्दे हैं, या इंटरस्टेट ट्रांसपोर्ट की बात है, या फिर आर्थिक और सामाजिक विकास की योजनाओं में तालमेल बैठाना है। इन्हें शायद उपसंघीय सूत्र यानी सब फेडरल लिंक्स भी कहा गया है, शायद इसलिए कि ये राज्यों को जमीनी स्तर पर जोड़ती हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये राज्यों को एक साथ बैठकर अपनी आम समस्याओं और संभावनाओं पर बात करने का मौका देती हैं। इससे क्षेत्रीय स्तर पर एक समझ और संतुलन बनाने में भी मदद मिलती है। और इनकी बनावट कैसी होती है? इनका अध्यक्ष कौन होता है? आईसी के तो प्रधानमंत्री होते हैं। इनके अध्यक्ष होते हैं केंद्रीय गृह मंत्री, पदेन अध्यक्ष। पदेन अध्यक्ष मतलब जो भी गृह मंत्री होगा वो अपने आप अध्यक्ष बन जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। और उपाध्यक्ष कौन होता है? उपाध्यक्ष उसी क्षेत्र के राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, बारी बारी से, रोटेशन से, एक साल के लिए। अच्छा, रोटेशन से। जी। और सदस्यों में उस जोन के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, हर राज्य से राज्यपाल द्वारा नामित 2 और मंत्री, और अगर उस जोन में कोई केंद्र शासित प्रदेश है तो उसके प्रशासक या मुख्यमंत्री, जैसा भी मामला हो, वो शामिल होते हैं। ये कितनी परिषदें हैं कुल, और कौन सा राज्य किसमें आता है, कुछ अंदाजा? जैसे उत्तर प्रदेश का आपने बताया था। हाँ, 1956 के कानून से 5 परिषदें बनी। उत्तरी, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश ये आते हैं मध्य क्षेत्रीय परिषद में। मध्य में। और उत्तरी में कौन है? उत्तरी में है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और चंडीगढ़। इसी तरह पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी परिषदें हैं जिनमें उस तरफ के राज्य शामिल हैं। पूरी लिस्ट शायद याद न रहे, पर मुद्दा यह है कि राज्यों को भौगोलिक और कुछ हद तक सांस्कृतिक नजदीकी के आधार पर ग्रुप किया गया है। और जो हमारे पूर्वोत्तर के राज्य हैं, नॉर्थ ईस्ट वाले, वो इन 5 में से किसी में नहीं आते? नहीं, पूर्वोत्तर के राज्यों की अपनी विशिष्ट जरूरतें और चुनौतियां हैं। उनको देखते हुए उनके लिए एक अलग परिषद बनाई गई, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल या एनईसी। अच्छा। एनईसी ये कब बनी? ये 1972 में संसद के एक अलग कानून, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1972 के तहत बनी थी। और इसके अध्यक्ष? मजेदार बात यह है कि इसके अध्यक्ष भी पदेन केंद्रीय गृह मंत्री ही होते हैं। तो गृह मंत्रालय का रोल इन क्षेत्रीय परिषदों में काफी अहम है। जी बिल्कुल। समन्वय के लिहाज से तो आईएससी हो गया राष्ट्रीय स्तर पर और जीएनएनईसी हो गए क्षेत्रीय स्तर पर समन्वय के लिए। अब जरा वापस पानी वाले मुद्दे पर लौटते हैं। आपने बताया कि उसके लिए अलग ट्रिब्यूनल बनते हैं। जी। ये कितने आम हैं? कावेरी विवाद का तो जिक्र आपने किया, वो तो काफी लंबा चला। हाँ, कावेरी जल विवाद तो बहुत ही जटिल रहा है। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुदुचेरी के बीच 1990 में ट्रिब्यूनल बना था। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। 2018 में जाकर कई फैसला आया। लेकिन ये अकेला उदाहरण नहीं है। और कौन से बड़े विवाद हैं? कई हैं, जैसे गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच महादाई नदी का पानी। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, इतने राज्यों के बीच गोदावरी का पानी। बाप रे, इतने सारे राज्य। हाँ, फिर गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान के बीच नर्मदा का पानी। और हाल में ओडिशा और छत्तीसगढ़ के बीच महानदी का पानी। तो ये लिस्ट दिखाती है कि पानी का बंटवारा भारत में कितना संवेदनशील और अहम मुद्दा रहा है, और इसके लिए अलग न्यायी व्यवस्था क्यों जरूरी समझी गई। सही बात है। अच्छा, इन परिषदों और ट्रिब्यूनल के अलावा भी क्या कोई और मंच है जहां केंद्र और राज्य या राज्य आपस में मिलते जुलते हैं, बातचीत करते हैं? हाँ, कुछ और भी हैं।
हालांकि उनकी प्रकृति और कानूनी स्थिति अलग-अलग है। जैसे एक जमाने में राष्ट्रीय विकास परिषद यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एनडीसी हुआ करती थी। हाँ, एनडीसी योजना आयोग के साथ काम करती थी। जी, 1952 में सरकार के एक प्रस्ताव से बनी थी। योजना आयोग, जो अब नीति आयोग है, उसकी योजनाओं को मंजूरी देने का एक मंच थी। ये संवैधानिक या वैधानिक नहीं, बल्कि अतिरिक्त संवैधानिक यानी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल निकाय थी। इसके अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते थे। और इसके अलावा समय समय पर राज्यपालों का सम्मेलन होता है, गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस। और जैसा हमने देखा, क्षेत्रीय परिषदें वैधानिक हैं। तो इन सब में अगर देखें तो केवल अंतर्राज्यीय परिषद ही है जो सीधे संविधान से अपनी शक्ति लेती है। अच्छा, ये एक महत्वपूर्ण अंतर है। जी। हमारी इस पड़ताल में कुछ और छोटी-छोटी मगर रोचक बातें भी सामने आई थीं। जैसे खेती से जो आमदनी होती है उस पर टैक्स लगाने का अधिकार किसका है? हाँ, ये जानकारी भी थी। कृषि आय पर कर यानी एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स लगाने का अधिकार संविधान ने राज्य सरकारों को दिया है। ये केंद्र के दायरे में नहीं आता। ठीक है। और एक केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण यानी कैट का भी जिक्र था। ये क्या काम करता है? कैट मतलब सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। ये केंद्र सरकार के कर्मचारियों की भर्ती और उनकी सेवा शर्तों से जुड़े विवादों को सुनता है और उनका निपटारा करता है। सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए? नहीं, इसमें सेना या अर्धसैनिक बलों के सदस्य शामिल नहीं है, न ही सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के कर्मचारी। हाँ, रक्षा मंत्रालय के जो सिविल कर्मचारी हैं वो इसके दायरे में आ सकते हैं। अच्छा, एक बात और, क्या ऐसा माना जाता है कि राज्यों के बीच जो विवाद होते हैं उन्हें सुलझाने के लिए ये परिषदें, खासकर आईएससी, ज्यादा कारगर हैं, मतलब ट्रिब्यूनल के मुकाबले? कुछ स्रोत इस तरफ इशारा करते हैं, हाँ, कि बातचीत और सलाह मशवरे पर आधारित मंच जैसे कि आईएससी शायद विवादों को सुलझाने में ज्यादा प्रभावी हो सकते हैं, खासकर जब तुलना किसी ऐसे बाध्यकारी फैसले से की जाए जो शायद किसी एक पक्ष को पसंद ना आए। शायद प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी कुछ इसी तरह की बात कही थी। ये दिखाता है कि संवाद का, डायलॉग का महत्व कितना है। बात तो सही है। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि भारत का जो संघीय ढांचा है उसे सुचारू रूप से चलाने के लिए कई परतें हैं, कई मैकेनिज्म हैं। बिल्कुल। एक तरफ संविधान के अनुच्छेद 263 से निकली अंतर्राज्यीय परिषद है जो राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय और सलाह का सबसे ऊंचा मंच है, और दूसरी तरफ संसद के कानून से बनी क्षेत्रीय परिषदें हैं जो राज्यों को क्षेत्रीय स्तर पर एक साथ लाती हैं। हाँ, और ये याद रखना जरूरी है कि आईएससी संवैधानिक और सलाहकारी हैं, जबकि जीसी वैधानिक और सलाहकारी हैं। और दोनों का मकसद सहयोग बढ़ाना है, लेकिन पानी के बंटवारे जैसे कानूनी विवादों के लिए अलग ट्रिब्यूनल व्यवस्था है जो आईएससी के दायरे से बाहर है। एकदम सही कहा आपने। ये सारी जानकारी वाकई बहुत काम की है और भारत की शासन व्यवस्था की जो जटिलताएं हैं उन्हें समझने में मदद करती है। लेकिन जाते जाते एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। पूछिए ना। देखिए, दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है। आज राज्यों के सामने बिल्कुल नई तरह की चुनौतियां हैं। साइबर सुरक्षा है, डेटा प्राइवेसी है, डेटा शेयरिंग के नियम हैं, जलवायु परिवर्तन का असर है जो किसी राज्य की सीमा नहीं देखता। हाँ, ये सब नए मुद्दे हैं। तो क्या आपको लगता है कि हमारी ये जो मौजूदा परिषदें हैं, आईएससी और जेडसीज, ये इन नई ज्यादा जटिल और तकनीकी चुनौतियों से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? क्या इनका एजेंडा, इनके काम करने का तरीका इन नई हकीकतों से मेल खाता है? ये एक बहुत ही मौजूद सवाल है, सोचने वाला सवाल है। क्या इन परिषदों का एजेंडा और इनकी कार्यशैली इन नई सच्चाइयों के साथ कदम मिला पा रही हैं, या फिर हमें अंतर्राज्य सहयोग के लिए कुछ नए तरीकों की, शायद नए मंचों की जरूरत है? या इन्हीं को और मजबूत करने की? हाँ, या फिर इन्हीं मौजूदा ढांचों को और मजबूत करने की, उन्हें ज्यादा अधिकार और संसाधन देने की जरूरत है। इस पे लगातार सोचने की जरूरत है और शायद कुछ नए प्रयोग करने की भी जरूरत होगी आने वाले समय में। बिल्कुल। इसी विचार के साथ आज की एक गहरी पड़ताल यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है हमारे सुनने वालों को भारत में केंद्र, राज्य और अंतर्राज्य संबंधों की इस महत्वपूर्ण कड़ी को समझने में मदद मिली होगी। जी, उम्मीद तो यही है।